साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज विषय हम बहुत महत्वपूर्ण है। विषय क्या है? हिंदी के विषय में बात करनी है और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात करनी है कि अब तैयारी कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा उपकारी होने वाला है कि ये परीक्षा में आपको टॉप भी करवा सकता है, परीक्षा में चयन भी करवा सकता है और बहुत ही छोटे सेशन में इस पूरे बात को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जितने लोग भी लाइव आए हैं फटाफट लाइक कर दें और अपनी उपस्थिति को यहां पर दर्ज करवा दें। यह भी बता दें कि आवाज जा रही कि नहीं, वीडियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सारी चीजों से हम एक बार अवगत करा दें। चलिए तो देखते हैं। जितने भी साथी आ गए हैं सबका स्वागत है। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे देते हैं। अपना कर्तव्य भी आप जानते रहिए और साथ ही साथ अधिकार के लिए भी जागरूक रहिए। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों के लिए काम करिए, संविधान का सम्मान करिए और बाबा साहब को जय भीम और जय संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। और हिंदी में एक चीज बहुत कंफ्यूज करने वाली होती है हमारे साथियों के लिए कि मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं पीजीटी की तैयारी कर रही हूं। अगर इसमें हमेशा द्वैत रहता है कि जो लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं क्यों केवल टीजीटी की तैयारी करें, या जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं केवल पीजीटी की तैयारी करें, दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत ही कम शब्दों में इन दोनों के अंतर को मैं बताऊंगा। टीजीटी और पीजीटी में लगभग 99% सिमिलरिटीज हैं, यानी 99% एकरूपता है। 1% एकरूपता नहीं है। वो कहां पर है? वो एकरूपता नहीं है व्याकरण में। कहां नहीं है? व्याकरण में। और किस व्याकरण में? हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में एकरूपता नहीं है। और थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको संस्कृत साहित्य में, थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको संस्कृत साहित्य में। तो साथियों संस्कृत साहित्य में कुछ ज्यादा रचनाकारों को पढ़ना है प्रवक्ता के लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कम साहित्यकारों को पढ़ना है। तो इन दोनों में केवल इतना अंतर है। और कुछ यहां पर हिंदी व्याकरण में एक आध चैप्टर पीजीटी में ज्यादा पढ़ना और टीजीटी में कम पढ़ना है, यानी 99% एक चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं कि दोनों में आसान कौन होगा और दोनों में कठिन कौन होगा। तो इसके लिए भी आप सब बहुत चिंतित रहते हैं। तो साथियों आप सबको बता दूं कि आप एक चीज ये बहुत अच्छे से समझ जाइए कि दोनों में आसान कौन होगा और कठिन कौन होगा। तो दोनों में ना ही कोई आसान है ना ही कोई कठिन है। फिर भी अगर आप देखें तो टीजीटी का पेपर कठिन आता है और पीजीटी का पेपर आसान आता है। इस बार का भी पेपर पीजीटी वाला आसान रहेगा, टीजीटी का पेपर कठिन रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि पीजीटी में आपका साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। जबकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में साक्षात्कार नहीं है। तो यह पेपर आपका कठिन बनेगा। ठीक है, अब चलिए अगले बात पर चलते हैं। देखिए बहुत सारे साथियों के पास गाइड है। क्या है? बहुत सारी गाइड्स हैं, वो किसी भी प्रकाशन की हो सकती हैं। आप अगर गाइड पढ़ते हैं तो मैं लिख कर देता हूं कि चयन आपका मुश्किल हो जाएगा। तो गाइड के भरोसे तो चयन नहीं होगा। एक लिख के ले लीजिए, एकदम से नोट कर लीजिए, गाइड पढ़ने से चयन नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके पास किसी भी टीचर का नोट्स है, तो किसी भी टीचर का नोट्स है, अगर आपने स्वयं बनाया है, अगर आपने वह नोट्स स्वयं बनाया है तब तो ठीक है। और आप यह सोचिए कि वो नोट्स हमने कहीं से ले लिए हैं, चाहे मेरा नोट्स हो या किसी भी टीचर का ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स हो, तो उस नोट से भी आपका चयन संभव नहीं होगा, तब भी संभावनाएं कम रहेंगी। तो आपको करना क्या है? पढ़ना कहां से है? तो इस बार का जो पैटर्न है, इस बार का जो नया परीक्षक मंडल तैयार हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जो परीक्षक मंडल था वो नए अलग था और इस बार का परीक्षक मंडल एकदम से अलग मिलेगा। इस बार जो पेपर बनाने के लिए आपको लोग मिलेंगे वो कहां कहां से और किस तरीके से पेपर को बना सकते हैं। तो मैं कुछ
पोजीशंस बता देता हूं साहित्य में जहां से पेपर बनने वाले हैं या बन सकते हैं। देखिए, एक तो आपका भाग है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र हिंदी व्याकरण, संस्कृत और कविता पंक्ति, आलोचनात्मक कथन। साथियों, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूं, यहां से इस बार अधिक महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्नों को रखा जाएगा। इसके अलावा नवीन रचनाकार, इनसे भी संबंधित इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मतलब मैं आपको अगर कह दूं कि इस बार आपको फोकस किस पे रखना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 चीजों पर आपको फोकस रखना है। बाकी जगह से पेपर बनेगा, लेकिन इन टॉपिक से जो प्रश्न बनेगा वो आसान प्रश्न ही बनेगा, और इस बार की मेरिट कट ऑफ इन्हीं 6 टॉपिक से ही निर्धारित होगी। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब पेपर हो जाएगा तो आपको याद आएगी टीचर्स एकेडमी की कि वहां पर ये 6 टॉपिक्स बताए गए थे और मैंने इन 6 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा होता तो शायद मेरा चयन हो जाता। तो किसी नोट्स को मत पढ़िए, किसी भी गाइड को मत पढ़िए, ऑथेंटिक बुक और सोर्स निकालिए और इन टॉपिक्स को ज्यादा महत्व दीजिए। अब इन टॉपिक्स में भी क्या क्या चीजें हमें ज्यादा पढ़नी है, यहां से भी क्या क्या चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ना है वो बता देता हूं। देखिए, यहां पर क्या है कि काव्यशास्त्र में भी 2 तरह का काव्यशास्त्र होगा, इसको याद रखिएगा। हिंदी का काव्यशास्त्र और संस्कृत का काव्यशास्त्र। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आपका वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं फैक्ट पर बात करता हूं। तो हिंदी का काव्यशास्त्र और संस्कृत का काव्यशास्त्र, ये दोनों काव्यशास्त्र होंगे आपके। हिंदी काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्यशास्त्र से नवीन उद्भावनाएं पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी? नवीन उद्भावनाएं पूछी जाएंगी। मान लीजिए किसी ने नया अलंकार बनाया, किसी ने नए संचारी भाव की खोज की है, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, यानी कि नवीन उद्भावनाएं, चाहे वो संस्कृत के हों चाहे वो हिंदी काव्यशास्त्र की हों। ठीक है, इसके अलावा तुलना पूछी जाएगी। तुलना किससे पूछी जाएगी? तो हिंदी काव्यशास्त्र, संस्कृत काव्यशास्त्र और इसके अलावा पाश्चात्य काव्यशास्त्र, तो इन तीनों काव्यशास्त्र की तुलना पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा कि हिंदी, संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। कहेंगे सर ये क्या है? जैसे आप कहेंगे कि अभिव्यंजनावाद का हिंदी में किस रूप का विचार मिलता है, उसे किस प्रतिस्थापना में हम देखते हैं, तो इस तरह का प्रश्न बनेगा। जैसे विलायती उत्थान वाला आपने देखा है, क्रोंचे का, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन आपने देखा है, इस तरह का बनता है। तो तीनों काव्यशास्त्रों का जो तुलनात्मक प्रश्न है वह भी आपका बनेगा, यानी नवीन उद्भावनाएं बनेंगी, तुलना पूछी जाएगी तीनों काव्यशास्त्र की आपस की। ठीक है, आपके यहां सिलेबस में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, पिछली बार भी पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? यहां पर स्थापना पूछी जाएगी, ठीक है, और परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ रचनाएं पूछ ली जाएं। रचनाएं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा
यानी स्थापनाएं पूछी जाएंगी। कैसी स्थापनाएं? कि जैसे पिछली बार पूछा था कि विखंडनवाद, इस तरह से पूछ सकता है कि अनुकरण सिद्धांत किसका है, या काव्य भाषा का सिद्धांत किसका है, या इस तरह से काव्य की परिभाषा भी पूछ सकता है, या जॉन ड्राइडन की परिभाषा पूछ सकता है, इलियट की परिभाषा पूछ सकता है। इस तरह काव्य की जो परिभाषाएं हैं वो पूछ सकता है, और कुछ रचनाएं पूछ सकता है, जैसे लिरिकल बैलेड्स किसकी रचना है। तो इस तरह से कुछ बहुत चर्चित रचनाएं पूछ सकता है, कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हिंदी की परिभाषाएं पूछ सकता है, और कुछ स्थापनाएं पूछ सकता है। यह पाश्चात्य काव्यशास्त्र में पूछेगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, फिर भी यहां से प्रश्न बनेगा। अब यहां पर इसके अलावा भारतीय काव्यशास्त्र में पंक्तियां पूछेगा। ठीक है, पंक्तियां पूछेगा, और ऐसी पंक्तियां पूछेगा जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, नहीं याद किए हैं। जैसे आप हमेशा याद कर लिए हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये नहीं पूछेगा। ऐसी पंक्तियां पूछेगा जो कम ही पूछी जाती हैं। तो 2021 का भी पेपर आपने देखा था, जिसको आप महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसको आप महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं वहां से प्रश्न इस बार बनेगा। ध्यान रखिएगा, जिसको आप महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं और उसको महत्वपूर्ण ना मान के आप छोड़ देते हैं, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो काव्यशास्त्र की पंक्तियां पूछी जाएंगी, और प्रमुख काव्यशास्त्रीय रचनाएं और उनकी स्थापनाओं की टीका पूछी जाएगी। ध्यान रखिएगा, टीका बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं, टीकाओं को छोड़ देते हैं। अब कहां कहां से टीकाएं पूछी जाएंगी, टीकाओं को जरूर याद रखिएगा। यानी साहित्य, मान लीजिए तुलसीदास की कोई रचना, उसकी टीका, या काव्यशास्त्र की कोई टीका है, तो काव्यशास्त्र की भी जो है टीका आपसे पूछी जाएगी। संस्कृत साहित्य में बहुत सारी रचनाएं हैं जिनकी टीका पूछी जाती है, तो पिछली बार भी पूछी गई थी, कबीरदास की रचना की टीका पूछी गई है। तो चाहे वो साहित्य की टीका हो, चाहे वो काव्यशास्त्र की टीका हो, चाहे वो संस्कृत साहित्य की टीका हो, और चाहे वो व्याकरण की टीका हो, सारी टीकाएं जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, और किसने किस पर टीका लिखी है यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा साहित्य में मिलती जुलती नाम से जो रचनाएं हैं, ठीक है, मिलती जुलती नाम से जो रचनाएं हैं वह भी पूछी जाएंगी। नवीन रचनाकार और नवीन रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, नवीन रचनाकार, अब नवीन रचनाएं जो पूछी जाएंगी कब से कब तक की पूछी जाएंगी, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 2023 तक के रचनाकार आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ लीजिएगा, 2023 तक जो बहुत चर्चित रचनाकार हैं उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी जो, अब इसमें भी सब नहीं पूछा जाएगा। जैसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता जो रचनाकार है उनकी काव्य पंक्ति पूछी जा, उनकी कविताएं पूछी जा सकता है कि किस कौन सी कविता उन्होंने लिखा है। ठीक है, जैसे एक रचना आपसे पूछूं कि नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं, नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती हैं। अब ये एक प्रश्न है, अब इसे समझिएगा क्या है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती। अब ये है, अब ये एकदम नवीन रचना है, एकदम नई नवीन रचना है। अब देखिए यहां से प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, अब ये आप देखिए कि इनके और भी जो रचनाएं हैं वो भी पूछी जाएंगी। ठीक है, अनिल यादव की एकदम नए रचनाकार हैं। तो इस तरह से जो बहुत चर्चित और परंपरित नए लेखक हैं जो अभी लिख रहे हैं वर्तमान में, उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, और उनकी विधाएं पूछी जाएंगी। तो जो अभी नवीन पुरस्कार जो मिले हैं, उन नवीन पुरस्कारों की जो रचनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नवीन रचनाकार और नवीन रचनाएं भी आपसे पूछी जाएंगी। इसको लेकर एकदम से आप आगाह रहिएगा, अभी से आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों मैं बता दूं कि एक एक पोर्शन को ही लेकर चलता हूं। यहां से ये जो है काव्यशास्त्र की मैंने आपको बातें बता दी, काव्यशास्त्र हो गया। हिंदी व्याकरण की बात कर लेता हूं। हिंदी व्याकरण में एक चीज आप पूरा याद कर लीजिएगा, अपवाद याद कर लीजिएगा। जितने भी पिछली बार भी जो वाच्य पूछा गया था वो अपवाद से पूछा गया था। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं, परिभाषा पर भी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आप लोग केवल उदाहरण रटते हो, तो परिभाषाएं भी आपको पढ़नी है और अपवाद भी आपको तैयार करने हैं।
इसके अलावा जो यहां पर शब्द संकलन है, यानी जो शब्दार्थ है, चाहे वो पर्यायवाची हो, विलोम हो, अनेकार्थी हो, जितने भी शब्द सामान्य तौर पर आपको आते हैं वो नहीं पूछा जाएगा। यानी जो भी पर्यायवाची, विलोम, ये सब आपने पढ़ा है और आते हैं, उनकी बहुत कम संभावना होगी, वो नहीं पूछे जाएंगे। तब कहां से पूछे जाएंगे? अब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, ठीक है। जैसे वहां एक शब्द पूछा गया था अवगुंठन, अवगुंठन पूछा गया था पीसीएस में, ठीक है। तो इस तरह के शब्द देखिए आपने बहुत कम पढ़े होंगे, तो इस तरह के ही शब्द पूछे जाएंगे और ये शब्द आपको मिलेंगे कहां? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो शब्दार्थ वाले हैं, चाहे वो वनडे के हों, चाहे वो किसी भी पेपर के हों, उसको आप देखिए। और शब्दार्थ के लिए और हिंदी व्याकरण के लिए दो किताबें आपके लिए बढ़िया है, एक वासुदेव नंदन का हिंदी व्याकरण और एक हरदेव बहारी का शब्दार्थ प्रयोग। तो ये दो किताबें अगर आपके पास हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ये हरदेव बहारी वाली किताब है, शब्दार्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बहारी की, तो इससे आपका जो पूरा काम है वो हो जाएगा शब्दार्थ का लगभग, यानी कि एक आध प्रश्न छोड़ दीजिए, बाकी सारे काम इससे हो जाएंगे और वासुदेव नंदन से। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई किताब है तो अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, आप वहां से पढ़ के जा रहे हैं, तो हो सकता है उत्तर न माना जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सारे प्रश्न उत्तर इस तरह के होते हैं कि एक आध दो प्रश्न जो है कोर्ट तक पहुंच ही जाता है। तो इसलिए जो है हिंदी व्याकरण में अपवाद जरूर पढ़िएगा, शब्दार्थ और पर्यायवाची, विलोम, ये जो भी शब्दार्थ वाला पोर्शन है, वहां ऐसे शब्दों को तैयार करिएगा जो आपको आता ही नहीं है। यानी जो पहली नजर में आपको लगे कि मैंने कभी नहीं पढ़ा, उसको ही पढ़िएगा, वही पूछा जाएगा, ठीक है। ये एकदम ट्रिक समझ लीजिए उसको। संस्कृत में बात करते हैं। संस्कृत में काव्य पंक्तियां पूछी जाएंगी। मैं फिर से बता देता हूं, काव्य पंक्तियां पूछी जाएंगी। कहां से काव्य पंक्तियां? अभिज्ञान शाकुंतलम की काव्य पंक्तियां, यानी जिसमें हमारे जो कालिदास हैं, बहुभूति हैं, ठीक है। अब जो भी उसमें रचनाकार हैं संस्कृत के रखे गए आपके पाठ्यक्रम में, उनकी जो सबसे चर्चित रचना है उसकी काव्य पंक्तियां पूछी जाएंगी। और काव्य पंक्तियां ही नहीं, काव्य पंक्तियों में पूछा जाएगा कि यह काव्य पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। मान लीजिए अनसुईया के द्वारा कही गई है, प्रियंवदा के द्वारा कही गई है, शकुंतला के द्वारा कही गई है, और जो है दुष्यंत के द्वारा कही गई है। तो इस तरह से काव्य पंक्तियां पूछेगा। और संस्कृत में जितनी रचनाएं लिखी गई हैं, उन सभी रचनाएं जो रचनाकार हैं उनकी टीका मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, उनकी टीकाओं को भी आप जरूर याद रखिएगा, टीका भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा कविता पंक्तियां और आलोचनात्मक कथन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, कविता की पंक्तियां और आलोचनात्मक कथन। अब संस्कृत हो गया। अब संस्कृत पढ़े कहां से? एक चीज ये भी आपके सवाल आता है कि भाई कहां से पढ़ें। तो संस्कृत के लिए मैंने आपको बताया है कि आप अगर अच्छी किताब लेना चाहते हैं तो बाबूराम सक्सेना का हिंदी संस्कृत व्याकरण आता है, बाबूराम सक्सेना का, ये ले लीजिए। 12वीं का यूपी बोर्ड 12वीं का संस्कृत व्याकरण ले लीजिए, ठीक है। ये दो किताबें ले लीजिए, इससे पूरा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और कविता की पंक्तियों की बात करें तो कविता की पंक्तियां जो हैं हिंदी में, ऐसी ही कविता की पंक्तियां पूछी जाएगी जो चर्चित कवियों की नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अब आप किसको पढ़ते हैं, अष्टछाप कवियों में किसको पढ़ते हैं? सूरदास को पढ़ते हैं, तो बहुत कम संभावना रहेगी कि सूरदास पूछे जाएं। परमानंद दास पूछे जा सकते हैं, चतुर्भुज दास पूछे जा सकते हैं। इस तरह से कई बार नाभादास की पंक्तियां आई हैं। तो जो काव्य पंक्तियां हैं वो परंपरित वाली नहीं पूछी जाएंगी, जिनको आप कम पढ़ते हैं। जैसे आप संत कवियों में किसको पढ़ते हैं? कबीरदास को पढ़ते हैं, तो सुंदरदास की पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जिनको आप इग्नोर कर देते हैं या कम महत्व देते हैं, ऐसे रचनाकारों की काव्य पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी। क्योंकि आप चाहे यूजीसी का पैटर्न देख लीजिए, चाहे किसी भी राज्य के एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, यह पैटर्न इस समय वर्तमान में चल रहा है। तो काव्य पंक्तियां भी आपको ऐसी जगहों से ही तैयार करनी है, ठीक है। अब यहां पर आलोचनात्मक कथन ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ बहुत चर्चित रचनाएं हैं, कालजयी रचनाएं, जैसे आप मान लीजिए कामायनी को देख लीजिए, तो कामायनी पर जितने भी लोगों के आलोचनात्मक कथन है वो आपको मालूम होने चाहिए। राम की शक्ति पूजा, सारे लोगों के आलोचनात्मक कथन मालूम होने चाहिए। रामचंद्रिका, सारे लोगों के आलोचनात्मक कथन मालूम होने चाहिए।
लेकिन इसके अलावा सम्यक रूप से काल विभाजन, नामकरण और समय के आधार पर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र, इतने लोगों के तो इतिहास से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा काव्य शास्त्रियों में भागीरथ मिश्र के कथन पूछता है और भाषा विज्ञान में भोलानाथ तिवारी और हरदेव बाहरी के कथन भी पूछ लेता है और कभी कभी सुनीत कुमार चटर्जी के भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो भाषा जो प्रमुख भाषा विज्ञानी है, भाषा विज्ञान में भी उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ध्यान रखिएगा जो भाषा और बोली वाला क्षेत्र है, तो एक प्रश्न तो वहां से पक्का रहता है कि भाई जो भाषा और बोली कहां पर है, मान लीजिए पूछेगा कि इनमें से कौन ब्रज भाषा का क्षेत्र है, तो आसान सा प्रश्न है। लेकिन एक टेक्निकल प्रश्न पूछेगा कि किस बोली की व्याकरणिक विशेषता है, यह हर बार आप देखिए, जैसे पूछ लिया पिछली बार भोजपुरी की पूछ लिया था, यानी कि किस बोली में कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होता है, तो भोजपुरी में भी नहीं होता, अवधी में भी नहीं होता है ना। मोहन ने खाना खाएन, ऐसा नहीं कहा मोहन खाना खाएन ना, ऐसे कहा जाता है। भैया लड़कियां पानी पियन, तो लड़का ने पानी पियन ऐसा नहीं होता, ने वहां प्रयोग ही नहीं किया जाता, भोजपुरी में अवधि में भी नहीं प्रयोग किया जाता। तो इस तरह से एक व्याकरणिक विशेषता पर प्रश्न पूछा जाएगा, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यानी एक व्याकरणिक विशेषता पर प्रश्न हो गया, वो 100% पूछा ही जाएगा, वो भाषा में होगा। आलोचनात्मक कथन सारे इतिहासकारों को बता दिया। इसके अलावा आलोचनात्मक कथन जो होंगे वो आलोचना विधा पर आधारित होंगे। ठीक है, आलोचना विधा अलग से आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में नहीं रखी गई है। अब अलग अलग आलोचना काल में, यानी द्विवेदी युग की आलोचना क्या है, समालोचना की शुरुआत कहां से होती है, और तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत कहां से होती है, फिर या सौष्ठववादी आलोचना क्या है। तो इस तरह जो आलोचना के टर्म है, मार्क्सवादी आलोचना क्या है, या इनमें से कौन से मार्क्सवादी आलोचक हैं, कौन से नहीं हैं, तो आलोचना के जो टर्म है, क्योंकि आपके यहां सिलेबस में आलोचना है ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से प्रश्न आपके यहां बनेंगे। एक ही दो प्रश्न बने, लेकिन बनेगा। आलोचनात्मक कथन पे तो कई बनेंगे, लेकिन आलोचना विधा पर जो प्रश्न है वो भी आपके यहां बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो काव्य पंक्तियां पूछी जाएंगी, आलोचनात्मक कथन पूछे जाएंगे। यहां से प्रश्न जब बनेगा तो प्रश्न हमेशा कठिन ही बनेगा और उसका स्तर काफी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा तिथियां, अनुक्रम, पात्र और कथन, यहां से प्रश्न बनेंगे। ये सारे प्रश्न बड़े कठिन होते हैं। यानी आपसे अगर पूछ ले कि मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी जो रचना है इसकी तिथि क्या है, किस सन में लिखी गई। ठीक है, अब यहां से प्रश्न पूछेगा रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है लिखा है, क्या लिखा है, कविता क्या है। अब इसकी रचना किस सन में हुई है। पात्र भी खूब पूछता है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, या कुछ ऐसे नाटक हैं या कुछ ऐसी उपन्यास हैं जैसे वैशाली की नगरवधू हो गई। तो इस तरह से जो कालजयी रचनाएं हैं वो भले आपके यहां सिलेबस पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनके पात्र आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो कुछ जो रचनाएं हैं बहुत चर्चित हैं, जैसे आपसे सरोज स्मृति है, तो सरोज स्मृति की तिथि पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो सरोज स्मृति की तिथि आपको याद रखना होगा। तिथियों में दो तरह के प्रश्न बनेंगे, एक तो रचनाकारों को क्रम में रखना है, रचनाकारों को क्रम में रखना है, और दूसरा रचनाओं का क्रम बनाना है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछेगा कि निहारी रश्म नीरजा दीप शिखा सप्तपर्णा को क्रम में रखिए। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि प्रसाद पंत निराला महादेवी को अनुक्रम में रखिए, या कबीरदास, सूरदास, रैदास और तुलसीदास को अनुक्रम में रखिए, या मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों को क्रम में रखिए, या आपसे पूछ लेगा कि जो सैद्धांतिक निबंधकार हैं उन निबंधकारों को क्रम में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से रचनाकारों पर भी अनुक्रम का एक सवाल, ज्यादा नहीं आएगा, एक सवाल रचनाकारों के अनुक्रम पर, और एक सवाल रचनाओं के अनुक्रम पर, और एक सवाल किसी रचना की तिथि को लेकर। यानी 3 सवाल जो आपके बनेंगे लगभग वो डेट पर बनेंगे, तारीख पर बनेंगे।
तो उसे आप जरूर ही पढ़ के रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो तिथियां और अनुक्रम हो गया। पात्र जो बहुत चर्चित रचनाएं उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और कथन यानी जो नाटक हैं, नाटक एकांकी, इन दोनों का जो है पात्र खूब पूछे जाएंगे। इसके अलावा उपन्यास के भी पात्र पूछे जाएंगे। तो नाटक, एकांकी और उपन्यास के पात्र पूछे जाएंगे, ये अच्छे से तैयार करके रखिएगा। और जो बहुत चर्चित नाटक, कहानी, उपन्यास है उन्हीं के पात्र पूछे जाते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा साथियों जो सबसे खतरनाक प्रश्न पूछा जाएगा, अन्य गद्य विधा से प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें क्या करना होगा, आपको विधा की पहचान करनी होगी। क्या करना होगा, विधा की पहचान करनी होगी कि यह रचना किस विधा की है। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, गौरा गाय, गौरा गाय किस विधा की रचना है। तो ऐसी रचनाएं पूछी जाएंगी जिनकी विधा आपको मालूम नहीं होगी, रचनाकार कौन है वो आपको मालूम होगा, ठीक है। जैसे यहां पर नाटक जारी है, मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि नाटक जारी है, बताइए किस विधा की रचना है। तो इस तरह की रचनाओं की विधा आपसे पूछी जाएंगी। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि जितनी अन्य गद्य विधा की रचनाएं हैं, जैसे यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, जैसे जो है लक्ष्मीपुरा, आपसे पूछ लेगा कि भाई लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, ये बहुत बार पूछा है। या आपसे पूछ लेगा कि एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। तो इसकी क्या पूछेगा साथियों, विधा पूछ लेगा कि ये किस विधा में लिखी गई रचना है ना। जैसे या पूछ लेगा आपका बंटी, आपका बंटी किस विधा की रचना है। तो ये तो आसान प्रश्न है, लेकिन जब गद्य विधाओं में, अन्य गद्य विधाओं में हम जाएंगे तो वहां ज्यादा पूछेगा। जैसे अच्छा पूछ लेगा कि लाल टीन की छत, लाल टीन की छत, पीली छतरी वाली लड़की, ये किस विधा की रचनाएं हैं। तो विधा आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो जब भी आप रचनाओं को पढ़ें, विधा जरूर याद रखें कि यह किस विधा की रचना है, ये आपको याद ही होना चाहिए, जरूर याद रखना चाहिए। जैसे अभी एक बहुत चर्चित ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद महायंता के आयाम, क्या है, जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम, ये नया ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ जो है किस विधा पर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे मेरी कॉलेज डायरी एक रचना है, मेरी कॉलेज डायरी। अब ये पूछेगा कि किसकी रचना है, किसने लिखा है। तो अन्य गद्य विधाएं बड़ी खतरनाक होती हैं, अन्य गद्य विधाएं क्या होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इनकी विधा आपको जरूर याद रखना है साथियों, यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शंस थे जहां से प्रश्न बनेगा और इसी से मेरिट थोड़ी सी लो जाएगी, मेरिट लो जाएगी, लेकिन पेपर कठिन बनेगा, ये एकदम से आप तय रखिएगा। ये इस बार का तय समझ लीजिए। यानी पिछली बार अगर टीजीटी की मेरिट जो है साथियों 78 गई थी और बाद में फिर 76 तक आ गई सामान्य कैटेगरी में, तो इस बार भी राउंड 70 से 80 तक मेरिट रहेगी, ठीक है। बहुत हो जाएगी तो 85 पहुंच जाएगी, लेकिन लगभग इतनी ही मेरिट रहेगी टीजीटी के लिए। पीजीटी का पेपर आसान आएगा क्योंकि उसमें साक्षात्कार है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी चुन लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और 3 चीजें आपको मैं अंत में बता देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपना नोट्स बनाना है। देखिए दूसरे का नोट्स क्या होता है मत पढ़िए। दूसरे ने अगर अपने नोट्स को लिखने में एक जगह गलती कर दी है, या वो नोट्स व्यक्ति क्या लिखता है, जो उसको आता है वो छोड़ देता है, जो नहीं आता वही लिखता है, तो आप वो पढ़ रहे हो कि जो उसको नहीं आता है, हो सकता है वो चीजें आपको आती हो, उसने अपने तरीके से ट्रिक बनाए हैं। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दूसरे का नोट्स न पढ़ें, खुद का नोट्स बनाएं। और नोट्स जो है वो आपका स्वयं का होना चाहिए। दूसरा जो है पुराना प्रश्न पत्र ले लें, पुराना प्रश्न पत्र ले लें और उस पुराने प्रश्न पत्र को परीक्षा तक भर में, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, परीक्षा तक भर में कम से कम 10 बार पढ़ डालिए। मैं फिर से कह दे रहा हूं,
परीक्षा तक भर में कम से कम 10 बार पढ़ डालिए और नोट्स अपना स्वयं का बनाइए। तीसरी चीजें जो है, कुछ ग्रंथ जो है इतिहास के, वो आप पढ़ ही लीजिए और कुछ रचनाएं पढ़ लीजिए। जैसे अब मान लीजिए काव्य में देखिए तो आप कामायनी थोड़ा बहुत आपको पढ़ा होना चाहिए। दिनकर की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कुरुक्षेत्र थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए। निराला की काव्य पंक्तियां जैसे पूछता है तो वो आपको पढ़ी होनी चाहिए। तो आप एक बार जब पीवाईक्यू देखेंगे तो जिनसे रिपीटेड जो है काव्य पंक्तियां पूछी जा रही, वो काव्य पंक्तियां पढ़ लीजिए। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन सब का इतिहास अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। निशा अग्रवाल का काव्य शास्त्र, वासुदेव नंदन का हिंदी व्याकरण पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां इसको आपको पढ़ना है, यहां से प्रश्न बनेगा। इसके अलावा अगर कोई गाइड किताब पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं जानता, मैं उसकी सजेशन भी नहीं दूंगा। पुराना प्रश्न पत्र कम से कम 10 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आपका पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। मतलब आप अगर किसी टीचर से पूछते हैं कि सर इससे प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है, तो फिर आप समझिए कि आप हिंदी में तैयारी करने योग्यता नहीं रखते हैं। अगर आपको यह मालूम ही नहीं है कि इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आपको हिंदी पढ़ने का अधिकार नहीं है, धिक्कार है आपके ऊपर, क्योंकि आपको पाठ्यक्रम ही नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम पढ़िए और पाठ्यक्रम को रट डालिए, याद कर डालिए। अगर आपको पाठ्यक्रम नहीं याद है तो हिंदी की तैयारी छोड़ दीजिए, तो पाठ्यक्रम याद कर डालिए। पाठ्यक्रम जब आपको याद हो जाए, फिर आप कम से कम 3 बार पीवाईक्यू पढ़ डालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ डालिए। और पीवाईक्यू वो पढ़िए जिसमें व्याख्या लिखी हो। फिर इसको आपने कर लिया, अब फिर आप सारे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़िए। और अब ग्रंथों को आपने पढ़ लिया और सबसे अंत में क्या करिए, आप अपना नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद सबसे अंत में आपको तैयारी किसकी शुरू करनी है, अब आपको वस्तुनिष्ठ किताबें पढ़नी है। वस्तुनिष्ठ हिंदी की कोई भी किताब आप लेके पढ़ सकते हैं। हमारे यहां की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपनी तैयारी कहां से शुरू करते हैं, हम अपनी तैयारी वस्तुनिष्ठ हिंदी से शुरू करते हैं। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, मुझे लगता है कि 90% लोगों ने अपने हिंदी की तैयारी, अपने हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी की शुरुआत कहां से की होगी, वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब को खरीद के पढ़ के शुरू कर दी होगी। लेकिन यह सबसे गलत तरीका है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। फिर क्या पढ़ना चाहिए, पुराना पेपर पढ़ना चाहिए। फिर क्या पढ़ना चाहिए, इतिहास ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, अपना नोट्स बनाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, पीवाईक्यू यानी वस्तुनिष्ठ हिंदी पढ़ना चाहिए। और सबसे अंतिम में क्या करना चाहिए, फिर पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करिए और कुछ एमसीक्यूज करिए। तो यह सही वे होता है पढ़ाई करने का। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी की नोट्स पा लिए, किसी की गाइड ले लिए और वस्तुनिष्ठ हिंदी खरीद लिए और उसी को पढ़ने लगते हैं। हो सकता है गलती से चयन हो जाए, लेकिन इससे चयन संभव नहीं होता है। तो मैं एकदम सही बात कह रहा हूं, मुझसे पढ़िए या ना पढ़िए, कहीं पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कैसे भी करिए, मुझसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि यह फॉर्मेट है, सही तरीका है तैयारी करने का और पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि टॉपर्स तैयारी कैसे करते हैं। लगभग 3000 लोगों पर मैंने सर्वे करवाया है, जिसमें कुछ लोग टॉपर हैं और कुछ लोग सेलेक्ट हैं। उसके आधार पर एक वीडियो, बहुत ही साइकोलॉजिकल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे चीजें याद की जाती हैं, क्यों आप भूल जाते हैं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, अपनी दिनचर्या कैसे बनाते हैं। इन सारी चीजों को एक करके बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जल्दी वो वीडियो आपके लिए पब्लिक मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस एनवीएस, बीपीएससी टीयर 4 और डीएसएसबी हिंदी की कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं नए बैचेस के रूप में। आप केवल व्हाट्सएप करके हमारी कक्षाएं ले सकते हैं 9628 95 92 37। साथियों, आपको हम सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी काव्य पढ़ाएंगे और इतिहास ग्रंथ भी पढ़ाते हैं। यानी इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का पढ़ाएंगे अलग से, बच्चन सिंह का अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, इनके कथन भी आपको बताते हैं। इसके अलावा काव्य शास्त्र, यानी सब कुछ पढ़ाएंगे। नोट्स आपको क्लास में करवाते हैं और फिर
चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करवाते हैं और परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट भी आपको करवाते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अभी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में छूट चल रही है, आप चाहें तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अभी हमारे पास 2022 की टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग 4 महीने का समय है, यानी 100 दिन का समय तो है ही है। तो हम 100 दिन का अगर टारगेट बना लें तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। और सबसे अंतिम में एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, फिर आपके कमेंट लूंगा कि आप महीने में 4 दिन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को OMR सीट पर सॉल्व करें, OMR पर सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आप कम से कम फाइनल परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न अधिक सही करेंगे, जो परीक्षा में आते हुए आप गलत कर देते हैं। 3 से 4 प्रश्न आप अधिक सही करेंगे PYQ OMR सीट पर महीने में 4 बार सॉल्व करने से, 3 घंटे का अलार्म लगा के कुंडी बंद करके आप अगर ये काम करते हैं तो परीक्षा में आते हुए 3 से 4 सवाल जो आपके हर परीक्षा में गलत हो जाते हैं, ये आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, BPSC 4 से पहले एस्टेट होगा? हाँ, पहले एस्टेट होगा, पूरी तैयारी चल रही है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।